Hi friends, my name is Yash and welcome back to my YouTube channel साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जो कि मैंने अपलोड किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज की इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, ये सारा कंक्लूजन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the unbalanced external force which is applied on it. So it takes place in a direction of a applied force. So आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? So first of all ही उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है मोमेंटम वर्ड। So उस मोमेंटम वर्ड का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और दूसरे अगर अदर लैंग्वेज में हम अगर बात करते हैं तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज द नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है यहाँ पर? मोमेंटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी ये दो क्वांटिटी है यहाँ पर, और ये उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मोमेंटम है। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ पर ये एक मैंने वॉल यहाँ पर निकाली है। अब ये जो यहाँ पर मड बॉल है, सपोज यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक मैंने मड बॉल निकाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मैंने ये मड बॉल वॉल पर अगर मैं स्ट्राइक करता हूँ, मतलब ये कीचड़ का जो बॉल है, अगर मैं ये वॉल पर स्ट्राइक करता हूँ तो वो नीचे गिरेगा। वॉल पर स्ट्राइक होके क्या होगा फ्रेंड्स? वो नीचे गिरेगा, वो बाउंस बैक नहीं होगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा। बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ पर उस मड बॉल का मास ज्यादा है। आप वेलोसिटी कितनी भी रखो उसकी, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर उस बॉल का मास ज्यादा है, इसलिए वो नीचे गिरा, बाउंस बैक नहीं होगा। तो ये यहाँ पर मोमेंटम का इंपैक्ट पड़ता है, यहाँ पर गिरता है मोमेंटम का इंपैक्ट ड्यू टू हाई मास की वजह से। सो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अगर इन केस ऑफ रबर बॉल, अगर हम एक रबर बॉल यहाँ पर कंसिडर करते हैं, देखिए स्टूडेंट, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम एक रबर बॉल कंसिडर करते हैं, सो अगर ये रबर बॉल को हम यहाँ पर वॉल पर अगर स्ट्राइक करते हैं इस रबर बॉल को, तो वो बाउंस बैक होकर हमारे हाथों में आ जाएगा। ये यहाँ पर एक पर्सन, सो अगर ये पर्सन उस रबर बॉल को अगर वॉल पर स्ट्राइक करता है तो वो फिर से बाउंस बैक होके उस पर्सन के हाथ में आ जाएगा। बिकॉज वाई? यहाँ पर उस रबर बॉल का लेस मास है। सो यहाँ पर मास का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है। सो मास का यहाँ पर मतलब मास की जो क्वांटिटी वो यहाँ पर कम है। अगर आप इस रबर बॉल की अगर वेलोसिटी कितनी भी रखते हैं वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, बिकॉज उसका लेस मास है, इसलिए वो वॉल पर स्ट्राइक होके फिर से बाउंस बैक होके हमारे हाथों में आ गया है। तो अब वेलोसिटी का इंपैक्ट कहां पर गिरता है वो एग्जांपल अब यहां पर डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, अगर सपोज ये यहां पर एक सरफेस पे ये वुडन प्लैंक रखा है, और ये यहां पर एक पर्सन है। तो अगर ये पर्सन उस वुडन प्लैंक पर अगर एक बुलेट लेता है, गन की बुलेट लेता है, और वो बुलेट को अपने हाथ से वो उस वुडन प्लैंक पर अगर फेंकता है उस वुडन प्लैंक के ऊपर, तो वो नीचे गिर जाएगी। देखिए, सो ये वुडन प्लैंक नीचे गिर जाएगी। बिकॉज वाई? अब अपना बुलेट का मास वो वहां पर अगर ज्यादा भी रहा तो वो नीचे गिरेगी, बिकॉज उस पर वेलोसिटी वहां पर इंपैक्ट नहीं कर रहा है। और अगर देखिए, अगर फिर से एक सरफेस पर हम एक वुडन प्लैंक लेते हैं, और ये यहाँ पर एक पर्सन फिर से हम लेते हैं, अगर इस पर्सन ने अगर सपोज इस गन से उस बुलेट को इस वुडन प्लैंक पर अगर स्ट्राइक किया गन से, उस बुलेट को अगर ये सपोज ये गन है, और इस गन सपोज ये यहाँ पर गन है और मैंने यहाँ पर बुलेट डाल दी इस गन में, अगर मैं इस गन से बुलेट को शूट करता हूं, तो फिर अब
इस बार बुलेट उस वुडन प्लैंक को यहां पर पिनिट्रेट करके बाहर आ जाएगी। अब ये किसके कारण होगा? यहां पर वेलोसिटी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए उस बुलेट ने डायरेक्ट इस वुडन प्लैंक को पिनिट्रेट करते हुए उसको तोड़ दिया, मतलब ब्रेक कर दिया उस बुलेट ने, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी का परसेंट बहुत ज्यादा है। और इन फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन और केस भी आप कह सकते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में वेलोसिटी का इंपैक्ट ज्यादा थी, इसलिए वो वुडन प्लैंक को ब्रेक कर कर बुलेट बाहर निकल गई। और फर्स्ट केस में वेलोसिटी का इंपैक्ट इतना नहीं था, इसलिए वो बाउंस बैक नहीं हुई और वुडन प्लैंक को पिनिट्रेट भी नहीं किया। तो यही यहां पर स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। सो देखिए, वेक्टर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर F। ये यहां पर हमें समझ में आता है कि मोमेंटम, ये जो हम कौन सी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम। अब अनबैलेंस्ड फोर्स तो आपको पता ही होगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट स्टेट फॉर्म ऑफ में रहती है, स्टेट के रेस्ट में अगर रहती है ऑब्जेक्ट, और वो सपोज मोशन में मूव कर जाती है, ट्रैवल कर जाती है, सो ये किसके कारण होता है? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। सो यही है। और ये जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है मोमेंटम का, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वेक्टर P is equal to m into vector v, because momentum has vector quantity as well as velocity also vector quantity। सो ये यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन इट, जो उस पर अप्लाई किया है। और एक उन्होंने यहाँ पर लास्ट में लाइन दी है, सो इट टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब ये तो कॉमन सी चीज है, अगर मैंने सपोज वुडन प्लैंक को अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में फेंका, मतलब वुडन प्लैंक के ऊपर मैंने स्ट्राइक किया उस बुलेट को, तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाएगी। जिस डायरेक्शन में, अगर मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया या राइट डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वो वही अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। सो यही ये लास्ट लाइन का मीनिंग है कि इट टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वो जो अप्लाइड फोर्स की जो दिशा ये है, वो उस दिशा में अपनी जगह बना लेता है। सो यही लास्ट लाइन का मीनिंग है। सो आई होप आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो अगर आपको साइंस के इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।